अब तक की क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश के अंतर्गत ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया के संदर्भ में चर्चा की है। तो यानी गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह को भी जोड़ सकते हैं, तो आराम शाह है, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और फिर रजिया। ठीक है। और रजिया के बाद में शासक कौन बना? तो अब अमीरों ने रजिया का पतन हुआ। भाई रजिया के अगर पतन का मुख्य कारण पूछे हमसे तो क्या होगा? अमीरों का षड्यंत्र। और इसामी के अनुसार पूछे तो याकूत से प्रेम संबंध। मिनहाज के अनुसार पूछे तो रजिया का महिला होना। ठीक है। तो रजिया के पतन के बाद अमीरों ने, अब आप ये कहोगे साहब इसामी वाला क्यों नहीं मान रहे हो या फिर मिनहाज वाला क्यों नहीं मान रहे हो, मुख्य अमीरों का षड्यंत्री कैसे? क्योंकि बाकी जो भी अभी हम चर्चा करेंगे, बहराम शाह बनेगा रजिया के बाद, तो वो तो महिला नहीं था, फिर भी उसका पतन हुआ। ठीक है। कहने का फिर मसूद शाह बनेगा, वो भी महिला नहीं था, फिर भी उसका पतन हुआ। इसका मतलब महिला होना पतन का कारण नहीं है। पतन का कारण अमीरों की महत्वाकांक्षा है कि वो कठपुतली सुल्तान चाहते हैं अपने लिए, इसलिए जो कठपुतली नहीं बनता है उसके पतन के लिए वो षड्यंत्र करते हैं और उसमें वो प्राय सफल हो जाते हैं। तो मुख्य कारण आपको यही बताना है, अमीरों का षड्यंत्र या अमीरों की महत्वाकांक्षा। अब इन अमीरों ने रजिया के पतन के बाद इल्तुतमिश के ही एक बेटे यानी रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बनाया। बहराम शाह। तो रजिया का पतन कब हुआ? 40 में। इसका मतलब ये शासक कब बनेगा? 1240 में। अब देखो मैं कैसे याद कर रहा हूं कि बहराम शाह है तो 42 तक है, बहराम शाह है तो 42 तक है। तो अपने आप थोड़ा सा याद करने में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कई शासकों के संदर्भ में हमें ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि कौन सा शासक कब रहा। तो ऐसी स्थिति में बहराम शाह है 42 में, तो याद करने में ज्यादा 40 से 42 तक इतना ही रहेगा। अब इसके काल में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। दो ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता कौन था? ऐतगीन, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। तो अब षड्यंत्रकारियों का मुख्य नेता था, इसे शासक बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे इस शर्त पर सुल्तान बनाया कि अब सुल्तान शक्तियों का उपभोग नहीं करेगा। ठीक है। तो परिणामतः अब सुल्तान के प्रतिनिधि के पास शक्तियां होंगी, तो एक नया पद सर्जित किया गया, सुल्तान का प्रतिनिधि, जिसे कहा गया नायब। आप इसे नायब भी बोल सकते हो या नायब ए ममलिकात, पूरा नाम होता है इसका। बाकी आपके नाम नाइब ही आएगा। नाइब का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि किसका? सुल्तान का प्रतिनिधि यहां पर। ठीक है। तो नायब ए ममलिकात या नायब का एक नया पद सर्जित किया गया और यह पद ऐतगीन को दिया गया। ठीक है। तो आपके दो बातें। पहली बात, नायब का पद सर्जित किस सुल्तान के समय किया गया? बहराम शाह के समय। और प्रथम नायब कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायब ऐतगीन था। तो 3 नायब प्रसिद्ध रहेंगे। एक तो ये प्रथम है इसलिए। दूसरा, सबसे प्रसिद्ध जो नायब की शक्तियों का उपयोग करेगा वो बहाउद्दीन बलबन। बलबन पहले नायब था, फिर सुल्तान बनता है। और फिर तीसरा व्यक्ति होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायब है ऐतगीन। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, जो बहराम शाह के समय है। फिर दूसरी बात, इस बहराम शाह के समय देखो, इल्तुतमिश के समय मंगोलों ने आक्रमण होने की संभावना थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको टाल दिया था। 1221 की बात है। 1221 में इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था, लेकिन उस मांगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। परिणामतः वो भारत में नहीं आया, तो वो खतरा टल गया। रजिया के समय भी ऐसी बात आई थी। हलाकू जो मंगोल नेता था वो आ रहा था, लेकिन रजिया ने भी उसको टाल दिया उस समय।
तो रजिया के समय भी मंगोलों का कोई आक्रमण नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत काल में पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय ही होगा। और कब? शासक बनने के अगले ही वर्ष यानी 1241 में। ठीक है। और वो जो मंगोल आक्रमण होगा वो होगा ताईर बहादुर के नेतृत्व में। या तो आएगा नाम तायर बहादुर या ताईर बहादुर, इसके नेतृत्व में। तो भारत पर पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ है? 1241 में। किसके काल में? बहराम शाह के काल में। किसने किया है? तायर बहादुर के नेतृत्व में हुआ है। बस दो बातें याद रखनी है इस बहराम शाह के बारे में। तो बहराम शाह है 42 में। अब क्या है? अब देखो, इसने एक सफलता तो अर्जित कर ली। एतगीन इसे कठपुतली बनाना चाहता था, लेकिन एतगीन इतना ताकतवर बन चुका था और यह भी चाहता था कि भाई मैं भी शक्तियों का उपभोग करूं। तो परिणाम तो इसने एतगीन को तो मरवा दिया, लेकिन बाकी अमीरों ने इसको हटवा दिया, इसको सल्टा दिया और इसके स्थान पर नया सुल्तान बना दिया। किसको? मसूद शाह को। मसूद शाह को। और मसूद शाह 1242 में शासक बनेगा। 1242 में, 42 से 46 तक। अब आप चाहो तो मसूद शाह के बारे में कुछ भी याद नहीं रखो, बस कर्म कि इसके बाद कौन शासक। कई बार क्या है, इल्तुतमिश के बाद जो बनने वाले उनका कर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो उस कर्म में आप याद रख सकते हो कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। ये कर्म रहेगा। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन होगा। ठीक है। तो इसके बारे में कर्म की दृष्टि से बस ज्यादा से ज्यादा इतनी एक बात अगर याद रखना ही चाहो कि भाई थाना आवड़े को नहीं कि भाई बेचारो ओ भी एक बार भी क्यों तो याद करा, तो बस केवल एक चीज याद रख सकते हो कि इसके समय किस्लू खां नाम का एक अमीर था और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया कि मैं सुल्तान हूं, यह सुल्तान नहीं है। लेकिन बाद में अमीरों ने उसे समझाया तो उसे नागौर का इख्तेदार बना दिया। नागौर अपने राजस्थान में ही है, तो वो नागौर के इख्ते से संतुष्ट हो गया। तो बस इतनी बात याद रख सकते हो कि इस बहराम शाह के समय में स्वयं को सुल्तान यानी घोषित करने वाला कौन था? किस्लू खां। और फिर किस्लू खां को कौन सा परगना दिया गया? नागौर। बस इतनी बात याद कर सकते हो, बाकी इसके बारे में आपको कोई तथ्य याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के, अब देखो मिनहाज के अनुसार तो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन वस्तु स्थिति है कि वो छोटा बेटा न होकर इल्तुतमिश का पोता था। देखो क्या हुआ, कैसे बात बता रहा हूं। पोता, हम बात कर रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद की। नासिरुद्दीन महमूद, देखो क्या है कि इल्तुतमिश के नासिरुद्दीन महमूद नाम का एक बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, और उसकी मृत्यु इल्तुतमिश के जीवन काल में ही हो जाती है, प्रारंभिक काल में। तो इल्तुतमिश उसकी याद में दिल्ली में एक मकबरा भी बनवाता है, जो भारत में पहला सल्तनत काल में पहला मकबरा होता है। सल्तनत काल में बनाया गया पहला मकबरा इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद का ही होता है, जिसे बोलते हैं सुल्तान गढ़ी का मकबरा, जो इल्तुतमिश के काल में बना है। किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का। और वो इल्तुतमिश का सबसे प्रिय बेटा था। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, मृत्यु के कुछ दिनों बाद इल्तुतमिश का नाम आ गया नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके एक पुत्र हुआ, और उसने इल्तुतमिश ने उस पुत्र का नाम यानी अपने पोते का नाम अपने पुत्र के नाम पर ही कर दिया, क्योंकि वो उसका सबसे चहेता बेटा था।
तो कि ये नासिरुद्दीन महमूद का अंश है, तो मेरे लिए तो आज के बाद यही नासिरुद्दीन महमूद है। बात समझ आ रही है ऐसा? तो इसलिए ये उस नासिरुद्दीन महमूद का बेटा था जो इल्तुतमिश के जीवन काल में ही मर गया था, और इसी का नाम वापस क्या कर दिया? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो इसलिए हम आगे जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो हम ये बात पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, और वो दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है। बात समझ आ रही है? तो फिर आपके जहन में आएगी कि ये नासिरुद्दीन महमूद फिर कहां से आ रहा है? तो ये इसलिए कि उस नासिरुद्दीन महमूद का बेटा है, तो इसका मतलब ये इल्तुतमिश का पोता है। बात समझ आ गई यहां पर? अब इसको सुल्तान बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका चालीसा दल की है, और चालीसा दल के बलबन की है। और यह सुल्तान कब बनता है? 1246 में, क्योंकि मसूद सा 46 तक था ना, 42 से 46 तक, ये 46 से लेकर 66 तक 20 वर्ष तक आराम से शासन करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने भाई, उनका अंकलकार, उनका हस्र देख चुका था कि भाई क्या हो रहा है। तो जब अमीर ये चाह रहे थे कि कोई कठपुतली सम्राट बने, तो इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नाम मात्र का मैं अपने आप, क्योंकि जिसको भी सुल्तान बना रहे थे वो ये कह रहे थे भाई आपको कुछ करना नहीं है। इसने कहा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बस टाइम पर टुकड़ा मिलना चाहिए। तो देखो सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा कितनी गिर चुकी है। ये व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए हज यात्रियों के लिए टोपियां बना रहा है। ये सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, जो अपनी आजीविका के लिए टोपियां सिलने का काम कर रहा है, तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं। और इसकी खुद की पत्नी रोटी बनाती है। मीना आज ऐसा उदाहरण देता है कि रोटी बनाते समय एक बार उसका हाथ जल जाता है, ऐसा कुछ प्रसंग बताता है। सुल्तान की बीवी की बात कर रहे हैं हम, तो आप अंदाज लगा लो आप किस पद की प्रतिष्ठा कहां तक जा चुकी थी। और चूंकि अब देखो, चाहे वो मजबूरीवश या स्वभाववश, ये बहुत ज्यादा सादगीपूर्ण जीवन जीता था, इसलिए इसे सल्तनत काल का शाही दरवेश सुल्तान कहा गया है। एक बात ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मुगल काल की भी तो चर्चा करेंगे ना हम, तो मुगल काल में शाही दरवेश कहा गया है औरंगजेब को। औरंगजेब भी सादगीपूर्ण जीवन जीता था। मुगल काल में शाही दरवेश किसको कहा गया है? औरंगजेब को। और सल्तनत काल में शाही दरवेश किसको कहा गया है? नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद के संपूर्ण शासनकाल में सिवाय 1253 को छोड़कर संपूर्ण काल में शासन की शक्तियां किसके हाथ में रहती हैं? बलबन के काल में रहती, वो बलबन के हाथों में रहती हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसके काल में ये नायब, अब देखो क्या है, 1246 में ये सुल्तान बना, तो बलबन ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। वैसे ही प्रभावशाली, देखो बलबन के संदर्भ में बलबन किसके समय किस पद पर था, वो तो हम आगे जब बलबन की बात करेंगे तब चर्चा होगी। बलबन ने पहला काम यह किया कि अपनी पुत्री से, पुत्री का जो विवाह है वो कर दिया इससे, नासिरुद्दीन महमूद से। इसका मतलब वो सुल्तान का अब संबंधी बन चुका है। एक बात, बदले में इसने क्या किया? इसे एक तो उल्लू खां की उपाधि प्रदान की और नायब बना दिया, नायब ए ममलिकात का पद प्रदान कर दिया। तो इसके संपूर्ण शासनकाल में वो नायब रहेगा सिवाय 1253 को छोड़कर। तो वो 1253 में कौन नायब बनता है? भारतीय मुसलमानों का एक नेता रहता है इमामुद्दीन रेहान या इमामुद्दीन रायहन, उसे बनाया जाता है। तो आपसे पूछते हैं, नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन था? या बलबन की जगह 1253 में नायब या वजीर किसको बनाया गया था? उसका नाम था इमामुद्दीन
रेहान या इमामुद्दीन रायहन, दोनों में से कोई सा नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये बलबन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था और बलबन के स्थान पर 1253 में कुछ समय के लिए 1253 में इसे सुल्तान वो नायब बनाया जाता है। केवल कब? 1253 में। तो अगर समय पूछें कि कब इमामुद्दीन रेहान को बलबन के स्थान पर नायब बनाया गया, तो समय तो क्या होगा? 1253। या बलबन के स्थान पर किसको बनाया गया नायब 1253 में, तो क्या होगा? इमामुद्दीन रेहान या इमामुद्दीन रायहन। ठीक है, ये बात रखनी है। तो नासिरुद्दीन महमूद के लगभग संपूर्ण काल में शासन जो इसका नियंत्रण था, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपको पता होगा मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है? तबकात ए नासिरी, तो नासिरुद्दीन को ही समर्पित है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसी के काल में लिखी है वो। तो ये बात पूछ सकते हैं आपके कि मिनहाज, इसके काल में मिनहाज को संपूर्ण साम्राज्य का यानी दिल्ली का काजी बनाया गया है, और उस मिनहाज ने इसी को समर्पित करते हुए तबकाते नासिरी की रचना की है। तो तबकाते नासिरी किसको समर्पित है? नासिरुद्दीन महमूद को। ये बात ध्यान रखनी है। बस इसके संदर्भ में इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी अब इसके बाद में सुल्तान बन जाएगा कौन? बहाउद्दीन बलबन। और बलबन के सुल्तान बनते ही पूरी सल्तनत का नक्शा इस रूप में बदल जाएगा, यानी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा। अब देखो, इसको आप पहले हम नाम लिखें, उसके बाद में बात करें हम। बिंदु होगा बहाउद्दीन बलबन। बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन था इसका। शासनकाल 1266 से 1287। तो ये 20 वर्ष तो नायब रहेगा और 20 वर्ष से ज्यादा सुल्तान। तो 20 वर्ष सुल्तान, 20 वर्ष नायब। इसका मतलब बलबन ने 40 वर्ष तक शासन की शक्तियों का उपभोग किया है। जिस समय बलबन सुल्तान बना था, उस समय सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और गरिमा निम्नतम बिंदु पर थी। सुल्तान की हैसियत से ऐसे हम ये कह सकते हैं चपड़ासी। भाई हालत ये थी, इस प्रकार से थी कि सुल्तान, आप देखो, एक के बाद एक बन रहा है, बिगड़ रहा है। अमीर षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी मसूद शाह को, कभी बैराम शाह को, कभी नासिरुद्दीन महमूद को। तो सुल्तान की कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अब जब बलबन सुल्तान बना तो उसने ये सोचा कि भाई सुल्तान क्या होता है ये लोगों को पता होना चाहिए। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा क्या होती है ये लोगों को पता होना चाहिए। लोगों के हृदय में सुल्तान के प्रति भय मिश्रित सम्मान होना चाहिए। डर भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, दोनों चीजें। लेकिन वो कैसे हो? क्योंकि ये 40 दल में से गुलामों में से एक है। और ये, अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो अपने संपूर्ण शासन काल में गुलाम ही रहा था, दास्ता से कभी मुक्त ही नहीं हुआ था। फिर भी सबसे खतरनाक सुल्तान रहा है। बड़ी बात यह है कि देखो, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले ही दास्ता से मुक्त हो गया था। बलबन सुल्तान बनने के ऐबक सुल्तान बनने के बाद 1208 में दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसे दास्ता से मुक्ति का कोई पत्र नहीं मिला था, तो इसलिए ये अपने संपूर्ण शासनकाल में गुलाम ही रहा था। इसे दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था ग्वालियर विजय के बाद। 32 में ग्वालियर विजय की थी ना, तो ग्वालियर विजय के बाद इस बलबन को खरीदा था। और बलबन को खरीदने के बाद अब देखो किसने क्या पद दिया, पहले वो बताऊं, आगे इसने क्या किया उससे पहले कि हम बात करें रजिया से शुरुआत करें। ठीक है,
तो रजिया से शुरुआत करें तो एक नाम याद कर लेता हूं मैं, शाह है। शाह का मतलब यह है, इसका मतलब है अमीर ए शिकार, इसका मतलब है अमीर ए आखूर, और इसका मतलब है अमीर ए हाजिब। ये 3 पद। फिर नासिरुद्दीन के समय तो नायब रहता ही है ना, नासिरुद्दीन महमूद के समय तो नायब रहता ही है। भाई बलबन ये पूछते हैं किसके समय किस पद पर रहा, तो रजिया से शुरुआत करते हैं हम। इल्तुतमिश ने तो खरीदा था, उसके गुलामों में से एक था, उसने उसे खासदार बनाया। अब बाद में रुकनुद्दीन फिरोज के समय बलबन की कोई ज्यादा चलबल नहीं थी, बाकी के जो चालीसा के थे वो प्रभावशाली थे। अब रजिया बनी, तो रजिया के समय इसे सबसे पहले किस पद पर नियुक्त किया गया? देखो मैं क्रम से लिख रहा हूं, आपको पता है पहले रजिया, फिर उसके बाद में बैराम शाह, और फिर उसके बाद में मसूद शाह, और फिर नासिरुद्दीन महमूद, ऐसे ही बने ना शासक। तो रजिया के समय अमीर ए शिकार, बहराम शाह के समय अमीर ए आखूर, और इसके समय क्या नाम, मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब। ठीक है, ये पद आपको याद रखने, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले रजिया, और रजिया के समय बलबन किस पद पर था? अमीर ए शिकार। फिर रजिया के बाद में कौन सुल्तान बना? बहराम शाह। तो बहराम शाह के समय इसे पद दिया गया, वो था अमीर ए आखूर। और फिर उसके बाद में मसूद शाह, और मसूद शाह के समय उसे कौन सा पद दिया गया? अमीर ए हाजिब। और नासिरुद्दीन महमूद के समय, नासिरुद्दीन महमूद के समय उसे कौन सा पद दिया गया? नायब, या नायब ए ममलिकात। समझ आ गई बात यहां पर? ये पद, तो इन तीनों को नाम याद करने के लिए आप शाह, इसे शाह बनाया है करम से। अमीर शिकार, अमीर आखूर, अमीर हाजिब, और फिर नासिरुद्दीन के समय नायब, फिर खुद सुल्तान बन ही जाता है। अब जब सुल्तान बना तो इन सुल्तानों के समय आपको पता है कि ये सुल्तान बनते गए, बिगड़ते गए। बिगाड़ने का काम किसने किया? अमीरों ने। अमीर कौन थे? चालीसा दल के सदस्य, और ये खुद चालीसा दल में से है। तो जिस दल में से ये है, क्या उस दल के लोग इसकी बात मानेंगे? दिखती बातें नहीं मानेंगे, भाई उन्हीं में से तो एक है। तो इसने अब सुल्तान बनने के बाद दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का कार्य किया। देखो आप यहां इस प्रकार से याद रखोगे, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ऐबक ने सिर्फ स्थापना कर दी, लेकिन समस्याएं जो की थी उनको सिर्फ टाला ही था। उन समस्याओं को समाप्त किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसलिए वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पद की प्रतिष्ठा गरिमा नहीं थी। तो इसलिए सल्तनत को, बलबन के सामने 2 विकल्प थे। एक जो है उसको मजबूत किया जाए, एक साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो उसने विस्तार करने की नीति नहीं अपनाई, उसने जो है उसको पहले मजबूत किया जाए। जितना क्षेत्र है वहां तो प्रशासन एकदम सख्त लागू किया जाए, फिर वो विस्तार की नीति तो अपनाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसे मजबूत सत्ता मिल जाएगी, तो वो फिर विस्तार की नीति अपनाएगा। तो बलबन ने उसे मजबूत करने के लिए अपना एक राजत्व सिद्धांत, यानी दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए उसने एक नीति अपनाई जिसे बोलते हैं रक्त और लोह की नीति। अब देखो विश्व इतिहास में रक्त और लोह की नीति कौन अपनाता है? बिस्मार्क। और भारत में यहां पर सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति कौन अपनाता है? बलबन। दोनों जगह व्यापारी है, वो बिस्मार्क है, ये बलबन है। रक्त और लोह की नीति का मतलब आयरन एंड ब्लड, यानी तलवार और खून, ये पॉलिसी तो एक प्रकार से आक्रामक पॉलिसी है, रक्तिम पॉलिसी है। अब इसके लिए उसने क्या किया? तो उसका राजत्व सिद्धांत,
पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन बर्नी ने किया है। और बर्नी की पुस्तक कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही। चर्चा हुई थी अपनी बलबन के राजत्व। मैंने आपको बताया था बलबन जो उसकी तारीख ए फिरोज शाही है वो 1266 से शुरू होती है उसका इतिहास, और 1266 में कौन सुल्तान बनता है? तो इसलिए बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कौन कर रहा है? बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि बलबन का राजत्व, अब बलबन ने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया? सबसे पहले अपने आप को, यानी सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रति छाया होता है जिसे कहा जाता है जिल ए इलाही। तो सुल्तान को पृथ्वी पर जिल ए इलाही और नायब ए खुदाई घोषित किया। जिल ए इलाही का मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की प्रति छाया है, और नायब ए खुदाई का मतलब खुदा का प्रतिनिधि। नायब यानी प्रतिनिधि होता है ना, तो खुदा का प्रतिनिधि होता है। इसलिए सुल्तान के आदेश ईश्वरीय होते हैं। तो ईश्वरीय आदेश को अगर कोई व्यक्ति नकारता है तो वो सिर्फ मौत का ही भागी बनता है, क्योंकि उसने ईश्वर सुल्तान के आदेश को, मतलब ईश्वर के आदेश को नकारा है। बात समझ आ रही है यहां पर? तो उसने सबसे पहले तो सुल्तान के पद को नायब ए खुदाई और जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर की प्रति छाया, और नायब ए खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। यह काम किया। फिर उसने कहा सुल्तान हमेशा उच्च वर्ण का होता है। सुल्तान का जो रक्त है वो शाही खून होता है, वो उच्च वर्ण का होता है, निम्न वर्ण का नहीं होता। तो इसलिए बलबन ने स्वयं को, फिरदौसी का शाहनामा लिखा था हमने। फिरदौसी का शाहनामा में एक पौराणिक नायक है अफरासियाब। उस अफरासियाब का वंशज घोषित किया कि मैं खुद हेरा गेरा नत्थु खेरा नहीं हूं, मैं उस अफरासियाब का वंशज हूं। मतलब भाई अपने यहां अगर कोई ये कह दे, आज चलो आज तो हम लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते, आज से 50 साल पहले कोई व्यक्ति ये कह देता कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, तो सबके सब लोग महाराज आप ही हो, इस प्रकार से दिखती बात है, धार्मिक रूप से श्रद्धा बन जाती। तो बलबन ने कहा कि मैं उस अफरासियाब का वंशज हूं। तो इसका मतलब मैं पौराणिक नायक का वंशज हूं, एरा गेरा नत्थु केरा नहीं। तो स्वयं को उसने उच्च वर्ण का घोषित किया। अच्छा, वैसे बलबन इलबारी कबीले का तुर्क था, यह बात मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है, कि ऐबक को छोड़कर से सभी इस गुलाम वंश वाले थे वो इलबारी कबीले के थे। फिर उसने क्या किया? दरबार को भव्य तरीके से अलंकृत करवाया और दुनिया में सबसे महंगे कपड़े पहनने प्रारंभ किए। अब आप ये कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो फर्क क्या पड़ता है आपको बताऊं। पहले दरबार को भव्य तरीके से सजाने का फर्क कितना पड़ता है। आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल या कोचिंग में जाओगे और एक ऐसी संस्था, अब देखो तुलना करना, आप एक जगह ऐसा काउंटर लगा हुआ है कि झोपड़ी के सामने वो स्कूल या कोचिंग चल रही है, टीन शेड है, और आप जाओगे, पढ़ाने वाले चाहे वहां कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर वहां टीन शेड है और इस प्रकार की ये बात है, सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति जो मालिक है वो बाहर बैठा है टेबल कुर्सी डाल के, आप गए कि साहब हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कितने रुपए लोगे? वो कहेगा 10,000। साहब 3 हैं, 2,500 देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। जना बामू भी थे ओजू 500 और काट ले शो कि मैं तो दो ही देशा, क्योंकि वो टीन शेड और बाहर इस प्रकार से ऑफिस डाल के, और वही ऑफिस एकदम वेल सेटल्ड है, शीशे, ग्लास और जो भी इस प्रकार से, अगर ये पूरे बातें हैं तो ऐसी स्थिति में आप जाओगे कि हाँ साहब हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, फीस कितनी है? तो वो कहेंगे 30,000। हम 5 आएंगे, कम करोगे? 5 आओगे तो 5 जॉब लगोगे, कम किस बात का?
आप 1 रुपया भी कम नहीं करवाओगे और वो पूरी फीस जमा करवा दोगे। बताओ तड़क बड़क का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये बात बलबन को उस समय बेरा थी, उसको उस समय भी पता थी बलबन को। बात समझ आ रही है? बलबन को उस समय भी इस बात का पता था कि व्यक्ति इन चीजों से आकर्षित होता है, तो परिणाम तय है उसने ऐसा किया बलबन ने कि दरबार को भव्य तरीके से अलंकृत कर दिया कि दरबार में जो आए वो इस चक्काचौंध में ही खो जाए। फिर दुनिया में सबसे, अब देखो भाई, एक व्यक्ति ये पजामू पैर पढ़ावा ना जाए, साहब हुई कोई सामान्य जो भी है चप्पल पैर और ये प्रकार, और एक व्यक्ति जो वेल सूट बूट टाई और ब्रांडेड जूते ये सब पहन के फिर पढ़ाने के लिए आए, तो अपने आप आधे तो आप में से बोच चक्के ऐसे ही बावड़े ऐसे ही हो जाओगे कि भाई गुरु का ही गुरु ही है। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसका मतलब वो बलबन इस प्रकार से, तो पहला तो उसने खुद का अपना, क्यों, वो अपनी दासत्व वाली उस स्थिति को छुपाना चाहता था। अब देखो उसने सब कुछ, फिर दूसरा उसने नियम, ईरानी जो परंपराएं हैं वो दरबार में लागू की, सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू की कि दरबार में कोई भी व्यक्ति आएगा वो सर झुका कर आएगा, सिजदा। पैबोस, सिजदा का मतलब सर झुका कर आएगा, पैबोस चरण चूमेगा सीधा चरणों में, यानी सुल्तान का चेहरा दिखना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए सीधा सुल्तान के चरणों में ही आएगा वो व्यक्ति। तो पैबोस यानी चरण चूमना, सिजदा यानी सर झुकाना, यह प्रथा किसने प्रारंभ की है सल्तनत काल में? बलबन ने। ठीक है, यह प्रथा प्रारंभ कर दी। दरबार में हंसी मजाक पर पूर्ण प्रतिबंध, इसलिए 20 वर्ष तक किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा। सिर्फ दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने उसे केवल एक बार रोते हुए देखा। आप सोचो उस व्यक्ति ने अपने आप में कितना परिवर्तन कर लिया कि उसने हंसना ही बंद कर लिया। अब देखो इससे क्या होता है अनुशासन। एक बात देखो, अगर मैं यहां पर क्लास में हंसी मजाक कर रहा हूं तो आप भी हंसी मजाक करोगे और गंभीरता नहीं रहेगी, और मैं पहले दिन से यहां पर गंभीर हूं तो आपके यहां पर भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा और वो अनुशासन बना रहेगा। गंभीरता का प्रभाव पड़ता है, यह तय है। तो बलबन इस बात को जानता था, इसलिए उसने दरबार में हंसी मजाक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लगा तो दिया, लेकिन अब जो नए व्यक्ति आएंगे, जैसे मान लो मैं आपके साथ घुल मिल गया, तो आपको अगर मैं टोकने की कोशिश करूंगा तो आप पर प्रभाव कम पड़ेगा। जो नए आएंगे और वहां मैं गंभीर हूं, वो बात चल सकती है। तो बलबन के तो वो 40 साथी तो थे, बस उन्हीं में से तो एक था, तो वो लोग कैसे मानेंगे उस बात को? इसलिए बलबन ने क्या किया, अपने अंगरक्षक अफ्रीका से मंगवाए। अफ्रीका में यह आदेश दे दिया कि जो सबसे, मतलब अफ्रीका में जो सबसे दिखने में बद्दे दिखाई दे, मतलब काला का भी काला, मिनिमम ऊंचाई 7.5 फीट होनी चाहिए उनकी, और उनको अपने दरबार के बाहर खड़ा कर दिया। तलवार, सफेद तलवार देकर अपने दोनों ओर खड़ा कर लिया, चमचमाती सफेद तलवार। और बात तलवार, अब देखो दीक्षी भी ज्यादा, पता है आपको क्यों दिखेगी? हाँ, अब वो तलवार दिखाई भी ज्यादा देगी। अब बताओ कोई व्यक्ति बलबन के दरबार में आकर हंस लेगा क्या? क्योंकि उन व्यक्तियों को दोनों ओर हाथों में तलवार लिए हुए हैं। हंसना तो दूर की बात, डंगू रोणू को नहीं आवे टाइम पर, चेहरे के भाव इमोशन सब गायब हो जाएंगे। जहां जहां विद्रोह के जो क्षेत्र, जैसे अवध कटेर, अभी हम बात करेंगे, कटेहर में विद्रोह, देखो कितना आक्रामक बन गया उसने। दरबार में ये सब चीजें लागू कर दी, पूरा गंभीर बन गया एकदम। उत्सव भी, नौरोज उत्सव, फारसी नववर्ष है, उसको मनाना शुरू कर दिया ताकि दरबार की शानो शौकत से लोग परिचित हों। यानी खुद के व्यक्तित्व को या खुद की जो भी ये चीजें हैं इनको दिखाने के लिए
आकर्षक प्रोग्राम भी आयोजित करने शुरू कर दिए, हंसी मजाक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और अब देखो उसने विद्रोह, उसके काल में जो जो विद्रोह के क्षेत्र थे, 4 विद्रोह के क्षेत्र थे, अभी हम चर्चा करेंगे, जिसमें अवध था, मेवात था, दोआब था और कटेहर था। दोआब वाले में उसने जो अफ्रीकी अंगरक्षकों वाली सेना थी ना, सबसे खतरनाक, उस सेना को वहां नियुक्त कर दिया कि अगर कोई विद्रोह करे तो भी कैसे करे। कटेर में अब तक जो मेवात वाले क्या करते कि विद्रोह करके जंगलों में छुप जाते, लूट मार करके, जंगलों को साफ ही बोले आग लगा दो, बास्ते लगा दो कि छुपने की जगह ही मत छोड़ो इनके लिए, उनको वैसे साफ करवा दिए। कटेहर में पहली बार विद्रोह हुआ, सेना भेजकर दमन करवा दिया। दूसरी बार फिर हुआ, बोले झंझट टंटा ही समाप्त कर दो, पुरुषों को सबको समाप्त कर दो। कटेहर में समस्त पुरुषों को समाप्त कर दिया जो 9 वर्ष से ऊपर के थे। कई जगह 7 वर्ष मिलता है, कई जगह 9 वर्ष मिलता है। उससे ऊपर की आयु के समस्त पुरुषों को समाप्त कर दिया। संपूर्ण शासन काल में 20 वर्ष के शासन काल में एकमात्र उसके संपूर्ण शासन काल में केवल एक प्रांतीय इख्तेदार विद्रोह करता है, वो भी अंतिम समय में। केवल एक प्रांतीय इख्तेदार, बंगाल का गवर्नर रहता है तुगरील। आप सोचो तो कितना, जहां विद्रोह आम परंपरा थी वहां उसके 20 वर्ष के शासनकाल में केवल एक प्रांतीय इख्तेदार विद्रोह करता है और बलबन केवल एक ही बार उस विद्रोह के दमन के लिए सेना लेकर दिल्ली से बाहर जाता है। बाकी सब काम उसके दिल्ली में बैठे बैठे ही होते। अब देखो क्या हुआ, 1279 की बात है। बंगाल का गवर्नर था तुगरील, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। क्यों? उसने क्या सोचा कि बलबन अब बूढ़ा हो चुका है, वो पहले वाली बात थोड़ी है, इसलिए बंगाल का मैं अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता हूं। तो 1279 में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान मुगीसुद्दीन नाम से। बलबन को आया गुस्सा, पहले तो अवध के गवर्नर अमीन खां को भेजा, लेकिन वो गवर्नर उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ, पराजित होकर आ गया। बलबन को हारे हुए आदमी से कि एक मेरे प्रांतीय गवर्नर से, गुलाम से कोई व्यक्ति हार कर आ जाए, इसलिए अवध के गवर्नर अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर जिंदा लटकवा दिया। बोले ठोक दो किल्लाऊं, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। 1-2 अभियान और भेजे, लेकिन तुगरील ने उनको भी पराजित कर दिया। फिर बलबन खुद सेना लेकर गया, और ऐसा एक बार ऐसा बस केवल एक बार ही होता है उसके काल में, खुद सेना लेकर गया। बलबन का नाम सुनते ही तुगरील तो भाग गया, लेकिन पकड़ लिया बिन बांग्लादेश हूं, छोड़ा को नहीं बोला, मार दिया उसको, तो सरदर्द से अलग कर दिया। फिर बोले क्या पता कोई और इसका रिश्तेदार जाग जाए, सबका इलाज करो। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं कि कॉल डिटेल देख ले, इसलिए उसके पत्रों को खंगाला गया। उसके पास जिस भी किसी रिश्तेदार या दोस्त के पत्र आए हुए थे सबको बुलवा लिया। और उस समय बंगाल की राजधानी थी लखनऊ थी, उसमें 2 मील तक तख्ते लगवा दिए दोनों ओर लकड़ी के बनवाकर, और उन तख्तों पर सभी रिश्तेदारों को जीवित किल्लों से ठोक दिया कि इसका तुगरील का कोई रिश्तेदार दोस्त कहने के लिए बचना नहीं चाहिए। उसका बेटा उस समय बुगरा खां साथ में था, तो बेटे को क्या कहा, मेरे लिए बेटा और ये गवर्नर एक ही है, तुम्हें अब गवर्नर बनाता हूं, अगर 3-5 की तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। तो बेटा तो उस समय ही धूजने लग गया, भयभीत हो गया बुगरा खां। देखो ऐसा दृश्य देखकर तो कोई भी हो जाएगा। अब क्या हुआ, बलबन बीमार हुआ आगे चलकर वृद्धावस्था में, क्योंकि उसका बड़ा बेटा था शहजादा महमूद, वो मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मारा गया था, तो उससे दुखी था। और उससे दुखी
ही एक दिन रो रहा था, तब कोतवाल, दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन, केवल वो कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह ही मानता था, बाकी किसी की सलाह नहीं मानता था ये बलबन। तो उस वहां जब बीमार हो गया तो उसके बेटे बुगरा खां को बुलाया कि तेरा बाप है वो बीमार हो चुका है, क्या पता कभी चला जाए, तो तुम्हें सुल्तान बनाएंगे, आ जाओ यहां पर। बेटे ने आने से मना कर दिया, बोला डोकरा को बेरो को नहीं, कणा माथो सरक जाए। आया ही नहीं वो। पीछे से क्या हुआ, बलबन की मृत्यु हो गई। तो बुगरा खां को बुलाया तो नहीं आया, तो फिर बुगरा खां के बेटे केकुबाद को सुल्तान बनाया गया। और ये एकमात्र ऐसा अवसर था पूरे संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में कि पिता के जीवित रहते उसका बेटा सुल्तान बना है। कौन? केकुबाद, बुगरा खां के जीवित रहते। इसलिए आपको पता होगा किरान उस सादेन में, ठीक है, केकुबाद और बुगरा खां की अवध में भेंट होती है, उसका वर्णन है। तो केकुबाद को सुल्तान बनाया जाता है। वो नहीं आता ही नहीं। बलबन की मृत्यु के बाद वर्षों तक जो कई सुल्तान बनेंगे, वो जिस सिंहासन पर बलबन बैठता था उस पर नहीं बैठेंगे। जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं बैठेगा। क्या है बलबन के संदर्भ में विधिवत, वो जो बात थी वो तो थी समझने की बात। अब हम एक एक करके बिंदु कि बलबन किस प्रकार से याद, क्या क्या चीजें करनी है हमें बलबन के संदर्भ में, ठीक है। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि बलबन 20 वर्ष तक तो रहा था नायब या वजीर या प्रधानमंत्री। किसका? नासिरुद्दीन महमूद का, ठीक है। तो 20 वर्ष तक रहा, केवल 1253-54 को छोड़कर। उस दौरान इमामुद्दीन रेहान रहेगा, ठीक है। अब हमें एक एक बिंदु, पहली बात बलबन के संदर्भ में कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया है। सुदृढ़ीकरण करने में इसका योगदान था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश ने इसे नियुक्त किया था खासदार। खासदार मतलब अंगरक्षकों में से एक, उसके अपने अंगरक्षक थे, अंगरक्षकों में से एक इसे नियुक्त किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो अपने संपूर्ण काल, शासन काल में गुलाम ही रहा है, अर्थात उसे दासता से मुक्ति पत्र नहीं मिला है। शायद समझाते समय हम ये चर्चा कर चुके थे पहले, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि बलबन संपूर्ण शासन काल में गुलाम, तो इसे दासता से मुक्ति नहीं मिली थी, ये बात भी ध्यान रखना है। बाकी उन दोनों को तो दासता से मुक्ति मिल चुकी थी, इसको दासता से मुक्ति नहीं मिली थी। तो सुल्तान बनते समय भी ये एक दास ही था, ठीक है। अब इसने क्या क्या चीजें की, क्या क्या कार्य किए, उनके संदर्भ में हम बात करें। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए इसने जो नीति अपनाई उसको कहा जाता है लोह और रक्त की नीति। रक्त की नीति, ठीक है। तो एक प्रकार से इसने अपने विरोधियों को दमन करना प्रारंभ किया, जो विद्रोही थे उनका दमन निर्ममता पूर्वक किया। तो इस कारण इसकी नीति है वो रक्त और लोह की नीति है। अब रक्त और लोह की नीति अपनाने के लिए इसने अपना राजत्व सिद्धांत घोषित किया था। पहले हमें यह ध्यान रखना है, राजत्व सिद्धांत का वर्णन कौन करता है? बर्नी। बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन बर्नी करता है। कौन सी पुस्तक में? तारीख-ए फिरोजशाही में। यह बात भी ध्यान रखनी है, बर्नी इसके राजत्व सिद्धांत का उल्लेख करता है। अब राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत यह ध्यान रखना है क्या क्या बताया इसने। पहली बात, राजा उच्च वर्ग का होना चाहिए, ठीक है। तो इसने अपने आप को उच्च वर्ग का घोषित किया। तो उच्च वर्ग का घोषित किया तो किसका वंशज घोषित किया? अफरासियाब, एक फारसी पौराणिक नायक था अफरासियाब, जिसका उल्लेख शाहनामा में आता है।
शाहनामा किसकी रचना है? तो अफरासियाब का वंशज घोषित किया था बलबन ने। ठीक है, फिर इसने अपने आप को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल ए इलाही ईश्वर की प्रतिछाया घोषित किया था। ठीक है, नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल ए इलाही यानी ईश्वर का प्रतिछाया, ईश्वर की प्रतिछाया घोषित किया था। इसका मतलब सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि और छाया होने के कारण उसके आदेश ईश्वरीय होते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और अगर उल्लंघन करेगा तो फिर आपको पता है उसका इलाज क्या होगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इसने बाकी दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने दरबार में फारसी परंपराएं लागू की, दरबार को भव्य तरीके से अलंकृत करवाया, दरबार में सिजदा और पैबोस के नियम लागू किए। सिजदा यानी सर झुकाना, पैबोस यानी चरण चूमना। तो सिजदा और पैबोस के नियम लागू किए जो ईरानी हैं, सिजदा और पैबोस। ठीक है, ये नियम इसने लागू किए हैं। इसके अलावा नौरोज फारसी नववर्ष था, तो नौरोज उत्सव को मनाना प्रारंभ किया। अपने पुत्रों और पोत्रों के नाम भी फारसी ईरानी नाम रखने शुरू कर दिए। ये केकुबाद, क्यूमर्स, के खुसरो, ये ईरानी नाम है। तो इसने अपने पुत्रों और पोत्रों के नाम ईरानी तर्ज पर रखने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने विरोधियों का यानी चालीसा दल का दमन किया। चालीसा दल का गठन तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब चालीसा इसके लिए समस्या बना हुआ था क्योंकि चालीसा में से ये एक था और वो इसके नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये भी गुलामों में से उन्हीं में से गुलाम था। तो परिणामतः एक एक करके उनका दमन करना शुरू कर दिया और दमन का आधार बनाया न्याय। न्याय का मतलब यह है कि जैसे एक अवध का इक्तेदार, एक तो बदायूं का था जिसका नाम था बकबक, बदायूं का गवर्नर था मलिक बकबक। ठीक है, इसने अपने दास को पीट मार दिया, तो परिणामतः है इसको कोड़ों से इतना पिटवाया, इसका भी काम तमाम हो गया। उसे ये विरोधी लग रहा था तो उस इस प्रकार से सलटवा दिया इसने। फिर अवध का गवर्नर था हैवात खान। हैवात खान ने कोड़े लगाए अपने मालिक उसके नौकर को, उसको भी कोड़े लगवाए सार्वजनिक रूप से। परिणाम तो वो शर्मिंदा होकर फिर कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। तो कहने का तात्पर्य उनका इस प्रकार से दमन किया। फिर इसका एक विरोधी था शेर खान, जो इसका सेनापति भी था मंगोलों के विरुद्ध। इसका वो इतना ताकतवर बढ़ चुका था क्योंकि मंगोलों के विरुद्ध प्रमुख सेनापति था, इसके लिए खतरा बन रहा था। यद्यपि वो मंगोलों को पराजित कर रहा था, जीत रहा था, लेकिन उसकी जीत इसके लिए खतरनाक हो सकती थी, इसलिए उसको भी इसने जहर देकर मरवा दिया, शेर खान को भी सलटवा दिया। तो कहने का तात्पर्य इसके जो भी विरोधी थे सबको एक एक करके समाप्त कर दिया। इस प्रकार से चालीसा दल को इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर विद्रोहों के क्रम में बरनी के अनुसार 4 केंद्र थे जो हिंदू विद्रोह के केंद्र थे। उनमें एक था अवध, एक था मेवात, एक था दोआब और एक था दोआब यानी गंगा यमुना का दोआब, एक था कटेहर। हर जगह उसने निर्ममता पूर्वक विद्रोह का दमन किया। इतनी निर्ममता से किया कि कटेहर में तो समस्त पुरुषों को समाप्त करने का ही आदेश दे दिया। ठीक है, मेवात में जंगलों को साफ करवा दिया कि जो भी डाकू या विद्रोही कहीं पर भी भाग करने जा सके, उनके लिए कोई छुपने की जगह ना रहे। ठीक है, तो ऐसा काम किया इसने कटेहर के संदर्भ में। तो कटेहर में समस्त पुरुषों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसके संपूर्ण शासनकाल में केवल एक व्यक्ति विद्रोह यानी प्रांतीय इक्तेदार, ये विद्रोह हिंदू विद्रोह के केंद्र थे। प्रांतीय इक्तेदार, इसके प्रांत का कोई गवर्नर
20 वर्ष शासन करता है। 20 वर्ष के शासन काल में केवल एक प्रांतीय गवर्नर विद्रोह की हिम्मत करता है, और वो कौन रहता है? बंगाल का गवर्नर तुगरील। ये बात ध्यान रखनी है। तो उस समय इसका समकालीन बंगाल का गवर्नर कौन था? तुगरील। ठीक है। और तुगरील वो विद्रोह कब करता है? 1279 में, 79। 1279 में विद्रोह करता है और अपने आप को सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन बलबन उसके यानी तुगरील के विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दमन कर देता है और उसके स्थान पर अपने पुत्र बुगरा खां को वहां का गवर्नर बनाता है। तो ये बात भी पूछते हैं कि तुगरील के स्थान पर गवर्नर किसको बनाया? बुगरा खां को। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर बलबन ने, यानी एक प्रकार से हम बात करें बलबन की जो अपनी नीति को, इन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उसने क्या क्या किया। तो एक, वजीर से सैन्य विभाग को अलग कर दिया। किस नाम से? आरिज यानी दीवाने अर्ज नाम से सैन्य विभाग को अलग कर दिया। और एक उसका जो प्रमुख बनाया उसको कहा जाता आरिजे मुमालिक। और वो पहला आरिजे मुमालिक बलबन के काल का बोल दो से दिल्ली सल्तनत काल का, वो था इमादुल मुल्क। याद रह जाएगा। पहली बात, सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज का गठन किसने किया? बलबन ने। उसका प्रमुख क्या कहलाता? आरिज ए मुमालिक। पहला आरिज ए मुमालिक कौन था? इमादुल मुल्क। अर्थात बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किसके नेतृत्व में किया? इमादुल मुल्क के नेतृत्व में किया था। फिर बलबन ने बरीद ए मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग का गठन किया ताकि अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, विद्रोहों की सूचना उसके पास पहुंच सके। तो इसलिए उसने दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग का गठन किया। तो यहां से अब हमारे क्या है, एक एक आगे जब बात करेंगे हम सल्तनत काल के प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से विभाग थे, तो उन विभागों का गठन करने वाले कौन कौन सुल्तान थे। तो यहां आपको दो विभाग याद करने हैं, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद। सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग, इनको गठन करने वाला कौन है? बलबन। याद रह जाएगा। फिर बलबन का मुख्य सलाहकार था। बलबन केवल एक व्यक्ति से सलाह लेता था और वो व्यक्ति कौन था? दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन। अलाउद्दीन के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। अलाउद्दीन भी केवल दिल्ली के कोतवाल से ही सलाह लेता था। धार्मिक मामलों में अलग व्यक्ति था, लेकिन तो इन दोनों में एक साम्यता भी है कि इनके सलाहकार केवल एक एक ही थे, बाकी किसी की सलाह देने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो इसका जो सलाहकार है वो था दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन। याद रह जाएगा। ये बात पूछते हैं, बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? फखरुद्दीन था। ठीक है। फिर बलबन ने अपनी पश्चिमोत्तर सीमा, क्योंकि उस भाई मंगोलों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे, मंगोलों के आक्रमण बहराम शाह के समय प्रारंभ हो चुके थे। इल्तुतमिश और रजिया ने तो कूटनीति से उनको टाल दिया था। बहराम शाह के समय पहला आक्रमण हुआ था, उसके बाद में वो आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। तो पहला बहराम शाह के समय, सर्वाधिक अलाउद्दीन के खिलजी के समय, और अंतिम होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो इसके समय भी मंगोल आक्रमण हुए बलबन के समय। तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में इसने दुर्गों का निर्माण करवाया और पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। दिल्ली सल्तनत में सीमांत क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करवाने वाला और दुर्गों की मरम्मत करवाने वाला पहला सुल्तान बलबन ही था। ये बात भी याद रखनी है आपको। ठीक है। फिर उसने पश्चिमोत्तर सीमा में पहले तो नियुक्त किया किसको? शेर खां को। लेकिन बाद में शेर खां की तो 70, क्योंकि बहुत प्रभावशाली हो चुका था तो उसका मरना जरूरी था, तो 1270 में उसकी तो मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को दो भागों में बांटता है। दो भाग कौन से हैं? एक सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र। तो वहां तो अपने किस बेटे को नियुक्त करेगा? शहजादा मोहम्मद को। और दूसरा एक क्या नाम है उसका दूसरे प्रांत का? सनम समन, ऐसे बोलेंगे, सुनम और समाना। और यहां का गवर्नर किसको नियुक्त करेगा? बुगरा खां को। बुगरा खां को, यानी दो भागों में बांट दिया। शहजादा महमूद
मंगोलों के विरुद्ध यानी मंगोलों के आक्रमण में ही शहीद हो जाता है, मारा जाता है 1286 में। 85 में आक्रमण होता है मंगोलों का, यद्यपि वो मंगोलों के आक्रमण को तो विफल कर देता है, लेकिन उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी कारण फिर बलबन की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। बलबन ने यद्यपि अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? के खुसरो को। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था के खुसरो को, लेकिन दिल्ली का कोतवाल कौन था? फखरुद्दीन। उसने बलबन की मृत्यु के बाद के खुसरो को ने बनाकर सुल्तान बना दिया बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को। यानी बलबन ने तो शहजादा महमूद के पुत्र के खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया था, बन गया कौन? केकुबाद। तो के खुसरो भी बलबन का पोता था, बस वो मोहम्मद का बेटा था, और ये केकुबाद भी बलबन का पोता है, ये बुगरा खां का बेटा था। ठीक है, अब केकुबाद शासक बन गया। केकुबाद एकमात्र ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो पिता के जीवित रहते, बुगरा खां जीवित है जो बंगाल का गवर्नर है, लेकिन वो आता नहीं है बुलाने पर, तो परिणामतः बुगरा खां शासक बनता है, वो सॉरी केकुबाद शासक बनता है, जो एकमात्र ऐसा शासक है जो पिता के जीवित रहते सुल्तान बनता है। उसके बाद में उसको लकवा हो जाता है, तो उसकी जगह उसके शिशु बेटे, छोटे बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बनाया जाता है, और ये क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो शासक बनता है यानी खिलजी वंश का संस्थापक, तो एक नए वंश की स्थापना होगी, और खिलजी वंश के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।